हाय, इट इज़ लक्ष्मी सर। आज हम लोग स्टैंडर्ड 12th के अंदर अकाउंटेंसी पार्ट 2 में लेसन नंबर 1 शेयर्स ऑफ कंपनी के अंदर हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? एक्चुअली फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के समय पर हम किस तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सम से लेके हम थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कस करते हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पे सम हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मतलब क्या होता है? ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन के वजह से अगर कोई एक शेयर होल्डर पेमेंट करना अगर फेल हो जाता है, पेमेंट करने में अगर फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन का हमने पेमेंट एप्लीकेशन किया हम लोगों ने शेयर्स के लिए, तो शेयर्स को एप्लीकेशन टाइम में एप्लीकेशन पैसा मैंने दे दिया, कंपनी ने अलॉट किया, कंपनी ने अलॉटमेंट करने के बाद मैंने अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैंने फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं कर पाया, सेकंड कॉल पेमेंट भी मैंने नहीं कर पाया। मतलब वी आर नॉट एबल टू पे द स्पेसिफाइड कॉल अमाउंट्स और इट मे बी अलॉटमेंट अमाउंट्स। दैट टाइम द कंपनी विल बी गोइंग टू इशू ए ऑर्डर और इशू ए रिक्वेस्ट लेटर फॉर एक्स्ट्रा टाइम 2 to 3 months. After that also, if the shareholder is not able to pay the share money, या called amount, then the company is going to forfeit that shareholder's shares. इसमें एक्चुअली क्या होता है, जब शेयर होल्डर का शेयर प्रॉफिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनी के अंदर उसका नाम जो है कट हो जाता है। मतलब हमारा सपोज लक्ष्मी सर का नाम से 1000 शेयर्स कंपनी में है, लक्ष्मी सर ने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं पे कर पाया, कंपनी ने एक लेटर लिखा, रिक्वेस्ट लेटर लिखा, सर आपका पेमेंट बाकी है, आप इतना दिन के अंदर आप पेमेंट कीजिए, नहीं तो आपका नाम कंपनी में से हटा दिया जाएगा, आपका कंपनी में कोई शेयर्स नहीं रहेगा। उसके बाद भी लक्ष्मी सर ने कोई पेमेंट उधर नहीं कर पाया, तब कंपनी क्या करती है, अपना मेरा जो नाम है लक्ष्मी सर, कंपनी के अंदर जो जो नंबर का शेयर्स रहता है वो सब नंबर में से मेरा नाम हटा देगी। और डाउट ये आता है सर, जो भी पैसा मैंने पे किया होगा, एप्लीकेशन में पे किया, अलॉटमेंट में पे किया, वो पैसा वापस देती है क्या कंपनी? कंपनी वापस वो पैसा नहीं देती है। कंपनी को वो पैसा जो है इनकम के हिसाब से वो ट्रीट करती है, उस पैसे को फॉरफीचर अकाउंट में वो ट्रांसफर करती है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कई जगह पे नॉर्मल सिचुएशन में भी डॉक्टर्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एम्पावर्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉरफीट द शेयर्स। डायरेक्टर्स भी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फॉरफीट शेयर्स के बारे में लिखते हैं, और रूल्स लेड ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फॉरफीचर का रूल्स रेगुलेशंस वो लोग लिखते हैं, उसके अंदर बताना पड़ता है। वैसे शेड्यूल एफ ऑफ शेड्यूल 1 एफ से लेके आई तक जो भी शेड्यूल्स है उसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 में भी उनका कुछ रूल्स लगाया, प्रॉफिट अगर करना है तो प्रॉफिट के टाइम पे किस तरह का प्रिकॉशंस या किस तरह का स्टेप्स कंपनी को उठाना चाहिए। तो ऑन द बेस ऑफ अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 2013 अंडर टेबल एफ में शेड्यूल 1 के हिसाब से कंपनी क्या करती है, हर एक कंपनी का शेयर होल्डर्स का शेयर्स को प्रॉफिट करती है इफ ही इज नॉट एबल टू पे द मनी। अगर वो पैसा नहीं दे पा रहे या पैसा नहीं दिया, इवन आफ्टर इंटीमेशन ऑफ 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार इंटीमेशन करने के बाद भी अगर वो पैसा इज नॉट एबल टू रेडी टू पे, वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है, तब वो शेयर्स को कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट करती है। तो प्रॉफिट करती है तो कंपनी किस तरह का जर्नल एंट्रीज अपन को आता है, व्हेन शेयर्स आर प्रॉफिटेड द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अंडर डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में कंपनी इस तरह का शेयर्स का अपन को जर्नल एंट्री लिखती है। फर्स्ट आ गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेटर, क्योंकि हमारा शेयर्स हम लोग वापस उस आदमी से ले रहे जो उधर से कोई पैसा नहीं आने वाली है, इसलिए वो शेयर्स हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, इसलिए हम शेयर कैपिटल जो क्रेडिट रहता है उसको हमने डेबिट लिखा। इसके बाद 2 प्रॉफिटेड शेयर्स लिखा। अभी सपोज लक्ष्मी सर ने क्या बोला था, एप्लीकेशन अमाउंट अलॉटमेंट अमाउंट पैसा दिया था, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट का पैसा आपको प्रॉफिटेड अकाउंट में लिखना है, और जो पैसा नहीं आ रही है वो उसका नाम से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल दिया गया है जिसके अंदर जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है। अब ऊपर ये भी लिखा है फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड। जब अमाउंट फुल्ली मिल जाता है मेरे को, तब
पर फीचर में सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री नहीं आता है, जो फर्स्ट बॉक्स में हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे प्रीमियम का पैसा पूरा आ चुका है, अलॉटमेंट का नहीं आया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है। जो नहीं आया वो उसका नाम से हम लोग लिखेंगे और जो आ गया वो पर फीचर में हम लोग लिखेंगे। इसके हिसाब से फर्स्ट जनरल एंट्री है एक शेयर कैपिटल अकाउंट डेटार, 2 पर फीचर अकाउंट, पर फीचर ऑफ शेयर्स अकाउंट, और 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मतलब ये जनरल एंट्री में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अपन को नहीं मिला है, इसलिए हम उसका नाम से लिखा है। और जो एप्लीकेशन का पैसा मेरे को मिल चुका है वो अपन कहाँ पे लिखा, पर फीचर सेट्स में उस पैसा मेरे को इधर लिखना पड़ा, और जो कैपिटल कैंसिल कर रहा है वो कैपिटल अकाउंट में मेरे को लिखना पड़ा। वही अगर हम सेकेंड एंट्री में अगर हम देखते हैं बी वाले में, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स जो है प्रीमियम में इशू किया है और प्रीमियम अमाउंट आल्सो नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम अमाउंट भी नहीं आया। ऊपर में क्या था, प्रीमियम अमाउंट आ गया था, प्रीमियम अमाउंट आ गया था उसका हम लोग नहीं लिखा, प्रीमियम अमाउंट नहीं आया तो वो भी मेरे को जनरल एंट्री में लिखना पड़ेगा। अगर उसका जनरल एंट्री अगर हम लोग देखते हैं तो जनरल एंट्री इस तरह से आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेटार, सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब ये भी नहीं आ रहा है इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया। 2 पर फीचर, जो पैसा मेरे को आ गया, जो पैसा मेरे पास है, जो शेयर होल्डर ने दिया वो हमको पर फीचर अकाउंट में लिखा। अलॉटमेंट नहीं आ रही है तो अलॉटमेंट अकाउंट लिखा। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं आता, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल लिखा। या इट में भी यू कैन राइट कॉल इन अरियर्स, हम कॉल इन एरियर्स भी लिखते हैं क्योंकि जनरल एंट्री में हमने इससे पहले देखा था जो शेयर्स का पैसा नहीं आता है वो कॉल इन एरियर्स में लिखते हैं। अगर कॉल इन एरियर्स अगर आप लेते हो ऊपर तो नीचे भी आपको कॉल इन एरियर्स लिखना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल करे फाइनल कॉल करे। अगर ऊपर कॉल इन एरियर्स नहीं दिखाएंगे, खाली शेयर्स माइनस करके बैंक में लिख रहे हो तो आपको डायरेक्टली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको इधर से लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स है, इलिस्ट्रेशन नंबर आपका टेक्स्ट बुक का है। एम लिमिटेड फॉरफिटेड 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 शेयर होल्डर गोविंद फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर, कंपनी हैड कॉल्ड अप 10 पर फेस वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद शेयर होल्डर गोविंद हैड पेड 4 पर शेयर एप्लीकेशन, 3 पर शेयर अलॉटमेंट एंड 5 जनरल एंट्री पर फीचर। ये फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है। इस इलिस्ट्रेशन का जनरल एंट्री इस तरह से अपन का आएगा। अगर आप देखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेटार, 2 शेयर पर फीचर, 2 शेयर फाइनल कॉल, मतलब उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया था और अलॉटमेंट का पैसा भी उसने दिया था, तो हमने कैपिटल में से 600 × 10 रिटर्न कर दिया, माइनस कर दिया। और पर फीचर में एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 7 रुपये हमने इधर पर फीचर में लिखा, जो पैसा मेरे को आ चुका है, और जो नहीं आया है वो उनका नाम से हमने इधर फाइनल कॉल में लिखा है, ये पैसा मेरे को नहीं आया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का एंट्री है। सेकंड में अगर हम देखें तो एन लिमिटेड प्रॉफिटेड 2400 इक्विटी शेयर्स, इधर क्या दिया, एन लिमिटेड 2400 इक्विटी शेयर्स 10 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट। मेन वर्ड ये है नॉन पेमेंट, आपको देखना है कौन सा नहीं आया, क्योंकि जनरल एंट्री में जो नहीं आता है वो उसका नाम से लिखते हैं, बाकी पैसा पर फीचर में जाता है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं आया। अमाउंट 3 पर शेयर एप्लीकेशन, 3 पर शेयर अलॉटमेंट, 3% allotment is received by company from C. Prembudhi. The company has called 8 per sale till date. कितना पे किया कंपनी ने, 8 रुपया ही पूछा खाली। देखो 8 ही रुपया पूछा तो अपना कैपिटल में भी अपन को कितना आएगा, 8 ही रुपया आएगा, जिसको बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। क्या बोल रहे इधर, कॉल्ड अप अमाउंट। और 8 रुपये से करना, मतलब जितना कंपनी ने पूछा होगा उतना ही पैसा से अपन को कैपिटल अकाउंट लिखना है। तो फर्स्ट एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2400 शेयर्स था इंटू 8 रुपीज, 80 रुपया कंपनी ने पूछा था। और इसके बाद पर फीचर, जो कंपनी को 8 रुपये पूछा था, कंपनी को एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का दोनों पैसा आया, 3 रुपया आ गया, पैसा आ गया, इसलिए वो पर फीचर अकाउंट में वो पैसा हम लोग लिख रहे हैं। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, फर्स्ट कॉल में सिर्फ फर्स्ट कॉल है, उसमें 2 रुपीज हम लोग लिख रहे हैं। टोटल 6 + 2 8 रुपये ये भी होता है, और कैपिटल में भी 8 रुपये लिखा, और 2 रुपया बाकी है फाइनल कॉल का, वो कंपनी ने पूछा नहीं है, इसलिए हमने इधर पर फीचर में भी उसको हम लोग नहीं दिखाया। इसके बाद अगर हम लोग बात करते थर्ड वाला, क्यू लिमिटेड हैड कॉल टोटल 22 पर शेयर, 12 रुपीज प्रीमियम भी है इसके अंदर, 15 रुपया। किंजल हैड पेड 15 रुपीज है, जिसके अंदर प्रीमियम भी 12 रुपया है, तो 15 में से 12 कहते हैं 3 रुपया आपका एप्लीकेशन अमाउंट होगा, बाकी पैसा नहीं दिया। एप्लीकेशन एंड 4 रुपीज अलॉटमेंट 500 शेयर्स। किंजल पेड टू पे 3 पर शेयर फाइनल कॉल, किंजल ने 3 पर शेयर फाइनल कॉल का उसने पे नहीं कर पाया। तो उसके साथ अगर हम लोग देखेंगे तो उसका जनरल एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज, शेयर पर फीचर 7 रुपया जो आ चुका है मेरे कंपनी में वो,
और जो नहीं आया वो 3 पर शेयर हमने इधर लिखा है। अब तक हमने परफीचर के बारे में बात किया। अगर वही परफीचर शेयर्स को कंपनी वापस किसी को भी बेच सकती है, क्योंकि कंपनी में लक्ष्मी सर से जो शेयर्स लिया है वो अभी कंपनी के पास चले गया, तो कंपनी क्या करेगी, वही सेम नंबर का शेयर्स को एप्लीकेशन से वापस बनाएगी, वापस मार्केट में इश्यू करेगी। तो वापस मार्केट में इश्यू करेगी तो कोई ना कोई उसको कर देगा। तो कंपनी को ये अथॉरिटी है कि ही हैज टू इश्यू द शेयर्स एज इट मे बी एट पार, एज इट मे बी एट प्रीमियम, एज इट मे बी एट डिस्काउंट। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी किस हिसाब से वो इश्यू करेगी। मतलब कंपनी इसको एट पार में देना है या एट प्रीमियम में देना है या एट डिस्काउंट में देना है, वो कंपनी खुद ही डिसाइड करेगी। और उसके बाद रीइश्यू ऑफ शेयर्स अगर हम देखा जाए तो कंपनी एटलीस्ट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ द परफीचर शेयर्स। मतलब कंपनी क्या कर सकती है, ये शेयर्स को कंपनी री इश्यू उस अमाउंट के बराबर में कर सकती है जो अमाउंट उसको मिला हुआ है। सपोज हम लोग बात करते हैं 10 रुपया है, 10 रुपये में कंपनी को 3 रुपया मिला और 7 रुपया नहीं मिला, तो कंपनी 3 रुपया कम करके उसको री इश्यू कर सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। अगर समझ लो कंपनी के पास जो शेयर का वैल्यू है जो प्रॉफिटेड किया है उसमें 5 रुपया कंपनी को मिला है और 5 रुपया नहीं मिला है, तो 5 रुपये तक कंपनी डिस्काउंट करके वो शेयर्स को वापस री इश्यू कर सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। मतलब अगर 5 रुपया पहला जो लक्ष्मी सर थे अगर 5 रुपया पे किया होगा, लेकिन 5 रुपया ना देने की वजह से उसका शेयर्स को हमने प्रॉफिट किया, लेकिन 5 रुपया लक्ष्मी सर की वजह से मेरे कंपनी में आ चुका है, तो मैं उनका शेयर्स जो वापस किसी को बेचने जाऊंगा तो मैं उस शेयर्स के ऊपर 1 रुपया भी दे सकता हूँ, 2 रुपया भी दे सकता हूँ, 3 रुपया भी दे सकता हूँ, 4 रुपया भी दे सकता हूँ, 5 रुपया भी मैं एज ए डिस्काउंट के हिसाब से दे सकता हूँ। मतलब मैं वो शेयर्स के ऊपर डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ, 5 रुपये तक दे सकता हूँ। अगर मैं 5 रुपये दे दिया जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। ओके, तो ये मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट के हिसाब से फिर अपन को जो भी अमाउंट रहेगा वो परफीचर में चले जाएगा, जो भी मैं डिस्काउंट दे रहा है वो परफीचर में चले जाएगा। इनकेस इधर एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है, अगर शेयर होल्डर हैज पेड 7 पर शेयर ऑन फेस वैल्यू, मतलब 10 रुपये का शेयर रहते 7 रुपये अगर उसने पे कर दिया, 7 रुपीज हैज पेड फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज इधर बताया गया, एंड हैड नॉट पेड कितना 3 रुपये, 3 रुपया उसने नहीं पे किया। इफ दिस परफीचर शेयर्स आर देयर आफ्टर मैक्सिमम डिस्काउंट इज 7 पर शेयर हैज गिवन री इश्यू देयरआफ। मतलब ये शेयर्स के ऊपर मेरे पास ऑलरेडी 7 रुपये आ चुका था जो पुराना शेयर होल्डर है उसका, तो इसलिए ये शेयर्स के ऊपर मैंने 7 रुपये तक डिस्काउंट दे सकता हूँ, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। मतलब वो शेयर को सिर्फ 3 रुपये भी मैं इश्यू कर सकता हूँ, 10 रुपये कितना 3 रुपये में। क्यों? क्योंकि पहले से मेरे को 7 रुपया पुराना जो शेयर होल्डर था उससे मेरे को मिल चुका था, इसलिए हम अगर 7 रुपये तक अगर डिस्काउंट देते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। तो ऑन रीइश्यू ऑफ प्रॉफिट से अगर हम देखा जा रहा है तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम न्यू शेयर होल्डर, अमाउंट जो न्यू शेयर होल्डर से जो मेरे को मिल रही है वो हम लोग बैंक अकाउंट में लिखते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं दीज शेयर्स आर इश्यू एट ए डिस्काउंट। जो डिस्काउंट में अगर हम लोग इश्यू करते हैं, जितना कम में हमने दिया होगा वो कम अमाउंट जो है अपन को शेयर परफीचर अकाउंट में आएगा। मतलब जो पैसे मेरे को नहीं आ रही है री इश्यू में वो पैसा मेरे को शेयर्स परफीचर में लिखते हैं। मतलब 10 रुपये में से अगर 7 रुपये ले रहा हूँ, 3 रुपये नहीं ले रहा हूँ, तो वो 3 रुपये शेयर परफीचर अकाउंट में आएगा। ओके, तो अगर हम वही अगर प्रीमियम के साथ इश्यू करते हैं तो इधर आपको शेयर परफीचर अकाउंट नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अपन को देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम जनरल देख लेते हैं। तो प्रॉफिटेड शेयर्स आर री इश्यू एट पार, और प्रॉफिटेड शेयर्स को अगर हम री इश्यू एट पार करेंगे तो कैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेट आर टू शेयर कैपिटल। मतलब 100 का शेयर का वैल्यू 100 में ही मैंने दिया, 10 रुपये का शेयर वैल्यू 10 रुपये में वापस मैंने बेचा, तब अपन को बैंक अकाउंट डेट आर टू शेयर कैपिटल आ गया। अगर वही शेयर्स अगर मैं प्रीमियम में इश्यू करूंगा तो मतलब 10 रुपये का शेयर है, मैंने प्रॉफिट किया था, प्रॉफिट करने के बाद उसको 12 रुपया 14 रुपया 15 रुपया से ज़्यादा में बेच रहा हूँ, तब मेरे को आएगा बैंक अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मेरे को आएगा। अगर वही चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं, अगर डिस्काउंट पे इश्यू कर रहा हूँ तो जितना पैसा बैंक के पास, सपोज 10 रुपये में से 7 रुपये में मैंने वो एक शेयर दे दिया, तो 7 रुपया बैंक में आएगा।
और जो पैसा कम हो गया 10 में से 7 ही लिया तो 3 रुपये नहीं दिया, वो 3 रुपये जो है मैंने परफीचर में लिखूंगा और टोटल 10 रुपये जो है कैपिटल में हम लोग लिखते हैं। ये आपको ध्यान देना है, परफीचर में किस तरह का जनरल एंट्रीज आता है, कहाँ पे कैसे लिखना है, वो थोड़ा सा ध्यान देगा तो आपको इजी पड़ेगा। और इसका लास्ट वन है बैलेंस ऑफ परफीचर अकाउंट। मतलब हमने जब परफीटर किया वहाँ पे भी परफीटर अकाउंट लिखा, लेकिन अमाउंट क्या लिखा, जो पैसा मेरे को मिला था वो लिखा। और री इश्यू में जो भी परफीटर लिखा वहाँ पे जो पैसा मैंने कम किया, मतलब 10 में से 7 पैसा लिया तो 3 रुपया नहीं लिया, तो जो नहीं लिया 3 रुपया वो हम परफीटर में लिखा। मतलब ये एक क्रेडिट बैलेंस है, एक डेबिट बैलेंस है। ये दोनों का डिफरेंस लेके हम लोग इस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, वेदर इट में बी कैपिटल प्रॉफिट, वेदर इट में बी कैपिटल लॉस। तो इधर आपको प्रॉफिट का एंट्री दिखाई दे रही है, शेयर परफीचर अकाउंट डेटा टू कैपिटल रिजर्व। मतलब अगर हम लोग परफिट किया हुआ पैसा ज़्यादा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो इट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसको हम कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं तो जनरल एंट्री इस तरह से आता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट अपन का आएगा। अगर वही डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो इसका रिवर्स होगा, डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो इसका रिवर्स होगा, डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो इसका रिवर्स होगा। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेटा टू शेयर परफीचर आएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेटा टू शेयर परफीचर आएगा। वो अब बात आपका ध्यान देना है। हम आगे का सेशन में ये जनरल एंट्री से कैसे लिखना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके।